यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। तो यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 18 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ कहे जाते हैं, मार्शल कहे जाते हैं, रॉबिन्स या मेहता? कमेंट करके बताएंगे अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं। एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं, उपभोग कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, कीमत कहते हैं। उपयोगिता, ठीक है। एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है न्यूनतम या फिर शून्य या अधिकतम, इनमें से कोई नहीं। तो जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन अधिक हो जाता है, ठीक है, तब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? साहसी, पूंजी, विनिमय या संगठन? तो मेरे प्यारे बच्चों, विनिमय उत्पादन का साधन नहीं है। साहसी, पूंजी और संगठन ये उत्पादन का साधन है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं के लिए भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कहलाता है। कीमत विस्तार, कीमत संकुचन, कीमत विभेद, कीमत नियंत्रण? तो ये मेरे प्यारे बच्चों कीमत विभेद कहलाता है, ठीक है। यानी एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं के लिए अलग अलग कीमत वसूल करना कीमत विभेद कहलाता है, तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का प्रायः निर्धारण किया जाता है। उद्योगों के द्वारा, फार्म के द्वारा, कीमत नेता के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कीमत नेता के द्वारा, गा ऑप्शन सही हो जाएगा। गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का प्रायः कीमत नेता के द्वारा निर्धारण किया जाता है, तो गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है? जे.आर. हिक्स, जे.एच. हैंसन, जे.एम. केन्स, ए.पी. पिगू? तो मेरे प्यारे बच्चों जे.एस. केन्स, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? जे.एम. केन्स, गा ऑप्शन से हो जाएगा जे.एम. केन्स, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन जीडीपी को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बताता है? निम्न में से कौन जीडीपी को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बनाता है? गैर मौद्रिक लेन देन, बाह्यताएं, जीडीपी का वितरण तथा रचना, ये सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी हो जाएगा, ये सभी। गैर मौद्रिक लेन देन, बाह्यताएं और जीडीपी का वितरण तथा रचना, ये सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में? तो 1929 में विश्वव्यापी मंदी प्रारंभ हुई थी, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, ये सभी? केंद्र सरकार। जो आयकर होता है वो केंद्र सरकार लगाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। उत्तर आपको 50 शब्दों में लगभग देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता एक आर्थिक स्थिति है जिसमें बाजार में कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, सभी उत्पाद एक जैसे होते हैं, मूल्य एक समान होता है और किसी भी पक्ष का बाजार पर नियंत्रण नहीं होता।
प्रवेश और निकास आसान होते हैं और सभी को पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। निजी वस्तु किसे कहते हैं? तो निजी वस्तु वह वस्तुएं हैं जिनका उपभोग केवल एक व्यक्ति कर सकता है। निजी वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनका उपभोग केवल एक व्यक्ति कर सकता है और उनका उपयोग अन्य व्यक्ति के लिए सीमित हो जाता है। इनमें प्रतिद्वंद्विता और बहिष्करण के गुण होते हैं। उदाहरण के लिए भोजन, कपड़े और घर। इनका लाभ केवल भुगतान करने वाले व्यक्ति को मिलता है। ठीक है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? तो समग्र मांग से अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय पर सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को समझा जाता है। इसमें उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं। यह किसी देश की आर्थिक गतिविधियों और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का प्रमुख निर्धारक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्न हैं। पहला है असमान उत्पाद। ठीक है, यानी उत्पादन में समानता ना होना, असमान उत्पाद। विक्रेता भिन्न भिन्न गुणवत्ता या विशेषताओं वाले उत्पाद बेचते हैं। मूल्य निर्धारण शक्ति, विक्रेताओं को अपने उत्पादों के लिए मूल्य तय करने की शक्ति होती है। सीमित प्रतिस्पर्धा, बाजार में कुछ विक्रेता और खरीदार होते हैं जिससे पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसके बाद में है 15 नंबर, चेक क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चेक एक लिखित दस्तावेज है जो बैंक को निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था को निर्धारित राशि का भुगतान करने का आदेश देता है। इसमें खाता धारक के हस्ताक्षर, राशि और प्राप्तकर्ता का नाम होता है। यह धन हस्तांतरण का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है? तो पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी श्रम संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा हो और कोई अनैच्छिक बेरोजगारी ना हो। इस स्थिति में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहता है और अर्थव्यवस्था अपना पूर्ण उत्पादन क्षमता पर काम करती है। इसके बाद है 17 नंबर, सरकारी बजट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सरकारी बजट सरकार द्वारा एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। यह सार्वजनिक सेवाओं, विकास योजनाओं और अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए सरकार की वित्तीय नीति और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए तथा उदाहरण लिखिए। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, और उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन इसे सरकार को विक्रेता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह कर सभी पर समान रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं संसाधनों की कमी और मानव आवश्यकताओं की असीमितता के कारण उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः 3 समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी? क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या उत्पादन करें। इसमें यह तय किया जाता है कि कौन कौन से वस्त्र और सेवाएं अर्थव्यवस्था में बनाई जाएंगी, किस मात्रा में और किस वर्ग की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे उत्पादन करें, यह समस्या उत्पादन के तरीकों और तकनीकों के चयन से संबंधित है। इसमें यह तय किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए। इसके बाद है तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें। यह तय करता है कि उत्पादन वस्तुएं और सेवाएं किन व्यक्तियों या वर्गों को प्रदान की जाएंगी, अर्थात वितरण का निर्धारण। इन समस्याओं का समाधान आर्थिक संसाधनों के उचित आवंटन और प्रबंधन से किया जाता है। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तु का प्रकार। क्या है? वस्तु का प्रकार। आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन की मांग कम लोचदार होती है, जबकि विलासिता वस्तुओं जैसे गहने की मांग अधिक लोचदार होती है। ठीक है, जो आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन की मांग कम लोचदार होती है, जबकि विलासिता की वस्तुएं जैसे गहने की मांग अधिक लोचदार होती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, यदि वस्तु का अच्छा विकल्प उपलब्ध है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है। आय का अनुपात,
यदि वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय का बड़ा हिस्सा लेती है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। वस्तु का उपयोग, बहुउपयोगी वस्तुओं जैसे दूध की मांग अधिक लोचदार होती है। समय अवधि, लंबी अवधि में मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि उपभोक्ता विकल्प खोज सकते हैं। उपभोक्ता प्राथमिकता, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के प्रति अधिक वफादार है तो उसकी मांग कम लोचदार होगी। इसके बाद है उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्पादन फलन एक अर्थशास्त्रिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि किस तरह उत्पादन कारकों के विभिन्न संयोजन से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें उत्पादन को मापने के लिए आमतौर पर श्रम पूंजी और अन्य उत्पादन कारकों की मात्रा को शामिल किया जाता है। उत्पादन फलन का उद्देश्य यह समझना होता है कि उत्पादन के स्तर पर विभिन्न कारकों का प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, उत्पादन फलन के सामान्य रूप से लिखा जाता है, उत्पादन फलन को सामान्य रूप से लिखा जाता है क्यों, यप, यल के, जहाँ क्यों का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा, यल का मतलब होता है श्रम की मात्रा और के का मतलब होता है पूंजी की मात्रा। तो इसमें आगे लिखेंगे, यह फलन उत्पादन प्रक्रिया की कार्यक्षमता, तकनीकी प्रगति और कारकों की मिक्स के आधार पर विभिन्न स्तरों पर उत्पादन को समझने में मदद करता है। उत्पादन फलन का अध्ययन यह समझने में सहायक होता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखिए यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर है। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, निर्माताओं, उद्योगों और बाजारों के स्तर पर अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विषय वस्तु होती है जैसे कीमतों का निर्धारण, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन का निर्णय, बाजार की मांग और आपूर्ति और प्रतिस्पर्धा। उदाहरण के लिए उपभोक्ता की मांग, एकल फर्म का उत्पादन स्तर, मजबूरी दरें। इसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र। यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तर पर अध्ययन करता है जैसे राष्ट्रीय उत्पादन, आय, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक वृद्धि। समष्टि अर्थशास्त्र में विषय वस्तु होती है जैसे कुल मांग और आपूर्ति, मुद्रास्फीति, आर्थिक चक्र और देश की समग्र अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। उदाहरण के लिए जीडीपी, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर, आर्थिक विकास दर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की विशेषताएँ क्या हैं। तो मुद्रा की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। पहले हेडिंग डालेंगे स्वीकृति की सार्वभौमिकता। मुद्रा का उपयोग विभिन्न लेन देन में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, चाहे वह खरीदारी हो या भुगतान। विनिमय का माध्यम, मुद्रा का मुख्य कार्य है वस्तु और सेवा का विनिमय करना, यह लेन देन को सरल बनाती है। तीसरा है मूल्य का मापन। मुद्रा के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है जिससे कीमतों की तुलना करना आसान हो जाता है। इसके बाद है संग्रहणीयता। इसमें लिखेंगे मुद्रा का उपयोग धन को संचित करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में उपयोग किया जा सके। विनिमय की सुविधा, मुद्रा का मुख्य लाभ है कि वह अन्य वस्तुओं और सेवाओं के साथ आसानी से बदली जा सकती है। स्वीकृति में स्थिरता, मुद्रा का मान, मूल्य और विश्वास पर आधारित होता है जो आमतौर पर स्थिर और विश्वसनीय रहता है। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति कार्य करने में सक्षम होते हैं हुए भी स्वेच्छा से काम करना नहीं चाहता। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने कौशल, योग्यता या वेतन के अनुरूप कार्य न मिलने पर कार्य को अस्वीकार कर देता है। यह बेरोजगारी अक्सर उच्च वेतन या बेहतर कार्य परिस्थितियों की अपेक्षा के कारण होती है। फिर है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। यह आर्थिक मंदी, उद्योग की कमी या तकनीकी विकास के कारण हो सकता है। इस प्रकार की बेरोजगारी अक्सर श्रम बाजार में असंतुलन या मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। मुख्य अंतर क्या हो सकता है इसमें, ऐच्छिक बेरोजगारी व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करती है जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम होती है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो बाजार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्वों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है, विस्तार से समझाइए। तो अथवा करके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक करना रहता है। 26 नंबर है मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। मांग की कीमत लोच को मापने की किसी एक विधि को समझाइए अथवा परिवर्ती अनुपातों के नियम का सचित्र व्याख्या कीजिए। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्यों का संक्षेप में लिखिए अथवा कीन्स के रोजगार सिद्धांत के विस्तृत व्याख्या कीजिए।
ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। इस चैनल पर सारे विषय की तैयारी करवाई जाती है बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, क्लास 10 और 12। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।